नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में और मैं हूं आपका दोस्त नीरज। आज एक नए फंड के बारे में और एक नए फंड मैनेजर से आपकी मुलाकात कराते हैं। थोड़ा मार्केट समझेंगे और इस फंड में क्यों निवेश करना चाहिए, उसके लॉजिक और उसकी फिलॉसफी को भी समझने की कोशिश करेंगे। आज हम बातचीत करेंगे केनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड के बारे में। ब्लू चिप का मतलब होता है बड़ी कंपनियों में जो फंड निवेश करता है। और आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से बड़ी चर्चा चल रही है कि लार्ज कैप स्टॉक नहीं चल रहे हैं, बहुत अट्रैक्टिव हो गए वैल्यूएशन वाइज। मिड कैप और स्मॉल कैप में रैली हो चुकी है, तो अब इनमें पैसा लगाने का सही समय है। तो इसीलिए हमने सोचा कि इस बारे में बातचीत की जाए। बातचीत हम करेंगे श्रीदत्त जी से, जो बहुत ही सीजन्ड और सीनियर फंड मैनेजर हैं, इस फंड को बहुत लंबे समय से मैनेज कर रहे हैं और उनका नज़रिया समझने की कोशिश करते हैं। श्रीदत्त जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ में। इससे पहले कि हम लोग फंड की डिटेलिंग में जाएं, पहले तो बताइए कैसा मूड है आजकल आप लोगों का। मेरे ख्याल में अच्छा ही हो गया होगा अब तो दिवाली के बाद से। आई थिंक मूड तो मार्केट में अच्छा ही है। और उसका रीज़न आई थिंक काफ़ी सीधा साधा है और काफ़ी सिंपल है कि ग्लोबल साइड में काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ है। बाहर के कंट्रीज़ में ग्रोथ चैलेंज है, इन्फ्लेशन चैलेंज है, बाकी सभी तरीके से चैलेंजेस है। डेमोग्राफिक्स का चैलेंज है, कहीं पे जियो पॉलिटिक्स का चैलेंज है। एज कम्पेयर टू दैट इंडिया में सिचुएशन फ्रॉम स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव से काफ़ी अच्छा है। हमारे बैलेंस शीट साइड पे है, रिफॉर्म्स हो रहे हैं और डेमोग्राफिक साइड में है। और हम लोग एक बड़ा लंबा जो साइकिल था 14 से लेके 18, 19, 20 तक, जहाँ पे पूरा बैंकिंग सिस्टम, पूरा कॉर्पोरेट इंडिया में थोड़े से चैलेंजेस थे, वहाँ से सब जगह से बाहर आ रहे हैं। तो उसकी वजह से मार्केट में जनरली जो बड़ा रिस्क होता है बैलेंस शीट वाला, कहीं पे भी कॉर्पोरेट्स में, वो बैलेंस शीट वाला रिस्क कहीं पे भी बहुत ज़्यादा नहीं है और इसलिए जनरली स्ट्रक्चरल एक्साइटमेंट है। हाँ, ये क्वेश्चन डिबेट किया जा सकता है कि भाई काफ़ी सारी जगह पे एक्सुबरेंस हो रहा है या थोड़ा सा ज़्यादा अपफ्रंटिंग हो रहा है कि नहीं। वो तो हो रहा है, बट दैट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ मार्केट। ओके, अच्छा, ये जो US में ताज़ा तरीन घटनाएं हुई हैं कि इन्फ्लेशन ऐसा लग रहा है कि उन्होंने काबू कर लिया है और अब वो उसी ट्रेजेक्ट्री में जा रहा है, और दूसरी तरफ रेट कट की बड़ी चर्चाएं होने लगी। ट्रिगर हैप्पी, मतलब इतना कि 3% तक रेट कट की प्रिडिक्शंस आने लगी हैं। तो क्या मोटे तौर पे ये मान लिया जाए कि US वाली प्रॉब्लम खत्म हो गई, वो सरदर्द खत्म हो गया कि रोज सुबह उठ के बॉन्ड यील्ड देखनी है? अब वो थोड़ा क्या है ना कि मैक्रो जब आप डिस्कस करते हो तो वो इतना सीधा साधा होता नहीं है जैसे मार्केट नियर टर्म में रिएक्ट करता है। ऑफ कोर्स एक चीज तो हुआ है कि, और ये अभी नहीं हुआ है, बट मार्केट उसको प्रॉब्ली साइजेबल नहीं हो रहा था इसलिए इग्नोर कर रहा था। तो आपका आप अगर बेसिकली 3 मंथ्स 6 मंथ्स रनिंग इन्फ्लेशन देखो यूएस में, तो वो नीचे नीचे आ रहा था। ऑफ कोर्स इंक्रीमेंटली जिस तरीके का डेटा पॉइंट्स आया है वो थोड़ा सा ज्यादा पॉजिटिव है एज कम्पेयर टू द अर्लियर डेटा पॉइंट्स, ऑल्दो द डायरेक्शन इज सेम। तो उसकी वजह से ये एक्साइटमेंट तो हुआ है कि भाई फाइनली इन्फ्लेशन कंट्रोल में आया है। बट वो इन्फ्लेशन कंट्रोल में जब आ रहा है, इसका ऑल्सो ये मतलब होता है कि ग्रोथ मॉडरेशन हो रहा है। करेक्ट, आपका इकोनॉमी में डिमांड सप्लाई इन प्लेस आ रहा है। इन्फ्लेशन आपका आउटकम होता है कि डिमांड कैसा है वर्सेस सप्लाई कैसा है। तो अगर इन्फ्लेशन कम हो रहा है, इसका मतलब डिमांड भी एट द मार्जिन वहां पे डेवलप मार्केट्स में या पर्टिकुलरली यूएस में कम हो रहा है। तो ऑफकोर्स इंटरेस्ट रेट्स कट का पॉसिबिलिटी एटलीस्ट ओपन होता है एज कम्पेयर टू से 3 मंथ्स बैक और 6 मंथ्स बैक। बट वो इतनी जल्दी होगा ऐसे मुझे लगता नहीं है। पहला लेग जो आएगा वहां पे आपका ग्रोथ मॉडरेशन होगा, और वो ग्रोथ मॉडरेशन जब होगा तो उसका अपना इम्प्लीकेशंस होता है। थैंकफुली वापस से वही बात है कि इंडिया के लिए फ्रॉम एक्सपोर्ट्स पर्सपेक्टिव वी आर नॉट वेरी लार्ज एक्सपोर्ट मार्केट, तो उसका इम्पैक्ट वहां पे ग्रोथ स्लो डाउन भी हुआ तो उतना नहीं होता है। वो एक है। और सेकंड ये है कि कैपिटल फ्लोज की पर्सपेक्टिव से ये एक अच्छा सिचुएशन बनता है कि भाई फाइनली आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहीं जाके स्टेबलाइज हुआ है। अभी वो कितना पेस पे गिरता है और कितना फास्ट गिरता है वो तो इन्फ्लेशन डेटा डिपेंडेंट रहेगा, बट एटलीस्ट ऐसा एक इनिशियल साइन मिला है और थोड़ा सा टेंजिबल साइन मिला है कि भाई आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी इंटरेस्ट रेट शायद यहाँ से ऊपर तो नहीं जाए। और इसका मतलब है कि एट द मार्जिन जो कैपिटल इमर्जिंग मार्केट से फ्लो होके एफआई सब वापस लेके यूएस में जा रहे थे या यूरोप में जा रहे थे, वो एट द मार्जिन पॉजिटिव हो जाएगा। तो कैपिटल मार्केट्स के पर्सपेक्टिव से एफआई फ्लोज जो एक रिस्क ऑन रिस्क ऑफ जिसको लोग बोलते हैं उसके पर्सपेक्टिव से
एक थोड़ा सा रिस्क ऑफ जो चल रहा था वो एटलीस्ट मॉडरेट होगा अगर रिवर्स नहीं हुआ तो। सो दो, जैसे मैंने बोला, दो इम्पैक्ट है। एक तो ग्रोथ मॉडरेशन होता रहेगा डेवलप मार्केट में, इसका मतलब जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर से वहां का पेन नियर टर्म में एटलीस्ट बढ़ने का चांसेस है कम होने के बजाय। बट एट द सेम टाइम इन्वेस्टर के हिसाब से एफआईआई फ्लोज जाने के बजाय, जैसे लास्ट 2-3 महीने में आप देखोगे तो ऑलमोस्ट $3-4 बिलियन का आउटफ्लो हुआ है, शायद वो रुक जाए या एट द मार्जिन पॉजिटिव हो जाए। ओके श्रीधर जी, अब हम लोग आते हैं इस पे अपने फंड पे और इस फंड की फिलॉसफी समझते हैं। लार्जली चूंकि ब्लू चिप फंड है तो बड़ी कंपनियों में, लार्ज कैप में, अल्ट्रा लार्ज कैप में आप निवेश करते हैं। क्या ये वक्त है जब ये धारणा अब सही साबित हो रही है कि लार्ज कैप बहुत अट्रैक्टिव हो गए हैं एज़ कम्पेयर टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स, क्योंकि उनमें एक बहुत एक्सुबरेंस और एक रैली बनी और ये कंपैरेटिवली बहुत अट्रैक्टिव हो गए हैं उनके मुकाबले। तो ये आप लोगों को कंफर्ट आ गया है क्या इस बात का? हाँ, ऐसा लग तो रहा है कि बेसिकली आप अगर जिस तरीके से अर्निंग्स आए हैं, अर्निंग्स दोनों साइड में अच्छा है। ऐसा नहीं है कि कुछ मिड कैप स्मॉल कैप में अर्निंग्स नहीं आ रहा है, अर्निंग्स आ रही है और अर्निंग्स थोड़ा बेटर भी आया है लार्ज कैप से। बट सिर्फ यही हुआ है कि जो लार्ज कैप्स थे वहां पे कंटिन्यूस एफआईआई सेलिंग था और मिड कैप में कंटिन्यूसली डोमेस्टिक बाइंग था। तो जो अर्निंग्स है दोनों साइड में जो आ रहे हैं या जहां पे आ रहे हैं, उसको जिस तरीके से मार्केट रिवॉर्ड कर रहा है वो बहुत अलग है। अगर लार्ज कैप में कोई अर्निंग्स आ रहा है तो उसको प्रॉब्ली 2-5%, आई एम जस्ट टेकिंग अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल, 2-5% ऊपर जा रहा है स्टॉक। वही अर्निंग्स अगर कोई मीडिया स्मॉल कैप में आ रहा है तो 15-20% स्टॉक ऊपर जा रहे हैं विद इन मंथ्स और लाइक डेज। तो जो डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन है उसकी वजह से एक हुआ है कि धीरे धीरे करके ऐसा लग रहा है कि लार्ज कैप में अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पॉइंट आ गया है। ऑफ कोर्स कोई भी एसेट क्लासेस में ऐसा ही होता है कि आपका पेंडुलम स्विंग होता है और उसके बाद में आपको ट्रिगर चाहिए। तो अभी वो ट्रिगर अभी भी बहुत ज्यादा मिसिंग नहीं है, मिसिंग है कि भाई एफआईज बेच रहे हैं तो एक साइड में आपका कंटिन्यूस सेलर है, दूसरे साइड में ये है कि डोमेस्टिक में भी लार्ज कैप फ्लेक्सी कैप जो कैटेगरीज है लार्ज कैप ओरिएंटेड, वहां से पैसा बाहर जा रहा है और स्मॉल कैप मिड कैप में पैसा आ रहा है। तो आपका टेक्निकल जो एस्पेक्ट्स है वो अभी भी राइटली पोजीशन नहीं है। बट हम हमेशा हमने देखा है कि अगर फंडामेंटल आपका ठीक होते जा रहा है तो इवेंचुअली मार्केट किस चीज के लिए रिवॉर्ड करेगा, बट वो रिवॉर्ड करता है फंडामेंटल को। तो वहीं पे हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि मिड कैप स्मॉल कैप में कुछ खराब है, बट जो आपका रिस्क रिवॉर्ड है वो ग्रेजुअली इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स लार्ज कैप ओरिएंटेड कैटेगरीज, ओके जहां पे हमको लग रहा है कि एक अगर मार्केट में कोई रिस्क भी हुआ, जैसे रिस्क तो है जिसको मार्केट इग्नोर कर रहा है, करेक्ट, आपका बेसिकली ग्लोबल स्लोडाउन विद यूएस विल ओनली एक्सेंचुएट, आपका जियोपॉलिटिक्स एट एनी पॉइंट इन टाइम कैन एक्सेंचुएट, आपका डोमेस्टिक पॉलिटिकल इवेंट में हम आप जा रहे हैं, आपको पता नहीं है कि आउटकम क्या आएगा, बट वो मार्केट आज इग्नोर कर रहा है। अगर वो कुछ भी रिस्क पैन आउट हुआ तो आपका मार्केट कैन सडनली शिफ्ट फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड where the margin of safety is relatively higher today. So that's ऐसे हम लोग उसको देख रहे हैं। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि भाई अर्निंग्स ग्रोथ तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ऑफ कोर्स एक साइड का अर्निंग्स जो है उसको रिवॉर्ड कर चुका है मार्केट या रिवॉर्ड कर रहा है कंसिस्टेंटली, दूसरा साइड है जहाँ पे मार्केट रिवॉर्ड नहीं कर रहा है, जिसके दोनों भी रीजन है। अब वो बड़ा रीजन ये है कि फंडामेंटली वहाँ पे कोई बायर नहीं है, ना डोमेस्टिक बायर है बड़ा, ना एफआईआई बायर है बड़ा, तो उसका इम्पैक्ट आपको दिख रहा है। बट वो टर्न होने में मार्केट में हमारा एक्सपीरियंस है कि टाइम नहीं लगता है। तो आपको सिर्फ एक ही देखना है कि भाई फंडामेंटली आपका रिस्क रिवॉर्ड ठीक हो रहा है कि नहीं, और हमें लगता है कि वो ग्रेजुअली ठीक हो रहा है। तो जो इन्वेस्टर्स है, आपके जो टॉप होल्डिंग्स हैं उसमें बैंक एंड फाइनेंस पे सबसे ज़्यादा आपका वेटेज और फोकस भी है। टॉप 3 जो आपकी होल्डिंग्स हैं वो ग्रॉसली अंडर परफॉर्मर है पिछले 2-3 सालों से, और उनका पूरा देखिए तो 20% से ज़्यादा उसमें ही है। तो ये एक तरीके से मुश्किल पैदा कर रहा है। ये तो कॉन्टेक्चुअल होता ही है। आपको सिर्फ ये देखना है कि भाई कंपनी में अर्निंग्स आ रहा है कि नहीं, मार्केट कब रिवॉर्ड करेगा और कितना फास्ट रिवॉर्ड करेगा और किस मंथ में रिवॉर्ड करेगा। अगर आप पास में जाके डेटा देखोगे तो why all of us fund managers keep telling you कि stay put, stay invested and hold on to your holdings is क्योंकि मार्केट एक नॉन लीनियर मैकेनिज्म है। अगर आपका अर्निंग्स ग्रोथ आ रहा है तो मार्केट 1 महीने में शायद आपको रिवॉर्ड कर देगा जो 2 साल में नहीं हुआ है, और जो आप देखते हो कंसिस्टेंटली मार्केट में। तो हम लोग उसको उसी तरीके से देखते हैं कि भाई जो आपके होल्डिंग्स है उसमें अर्निंग्स आ रहा है कि नहीं फंडामेंटली। अभी वो आज नहीं चल रहा है, कुछ चीज में
थोड़ा सा एक्सेस वैल्यूएशन हो सकता है स्टार्टिंग, किसी चीज में टेक्निकल फ्लोज का हो सकता है, किसी चीज में ऐसा हो सकता है कि उस एसेट क्लास में आज इंटरेस्ट ही नहीं लोगों को, इसके लिए कोई डोमेस्टिक फ्लोज नहीं आ रहे, ऑफशोर फ्लोज नहीं आ रहे। बट जैसे जैसे वो फ्लोज आ जाएंगे वो फंडामेंटल रिकॉग्निशन या वैल्यू डिटर्मिनेशन हो जाएगा। तो हम लोग ब्रॉडली उसको ऐसा देखते हैं कि भाई फंडामेंटली अर्निंग्स ग्रोथ आ रहा है कि नहीं उन कंपनीज में, और जो हम लोग देखते हैं कि अर्निंग्स ग्रोथ तो आ रहा है, एक 12 से 15% का अर्निंग्स ग्रोथ इन कंपनीज में 2 साल में 3 साल में आ गया है। इसका मतलब यही है कि ये कंपनीज बेसिकली 30-40% सस्ती हो गई है, जहां पे 2-3 साल पहले थी। तो अगर कोई भी चीज फंडामेंटली सस्ती हो रही है और उसमें बिजनेस में अगर कोई स्ट्रक्चरल वरी नहीं है, तो आपको ज्यादा खरीदनी चाहिए। जबकि मार्केट में दत्ता जी, टिपिकली एक होता चीज ऐसा है बताइए, कि क्या आपका अनुभव चूंकि बहुत लंबा है फंड में, क्या ये रेयर मूवमेंट है कि इतने लंबे समय से अंडर परफॉर्मेंस टॉप स्टॉक्स में चल रही, जो कंट्री के टॉप स्टॉक्स हैं उसमें अंडर परफॉर्मेंस कुछ ज़्यादा ही लंबा चल गया क्या इस बार? हाँ, थोड़ा ज्यादा लंबा चला है, उसका रीजन भी है। और उसका रीजन, स्टार्टिंग रीजन तो ये है कि इस टाइप का अंडर परफॉर्मेंस पहले ब्रॉडर मार्केट में बहुत ज्यादा आया था। हाँ 18 to 20 आप देखो हाँ तो आपने उस पार्ट ऑफ मार्केट को डिस्प्रोपोर्शनेटली पेनलाइज किया था, और उस पीरियड में आप लार्ज कैप्स को डिस्प्रोपोर्शनेटली एक्चुअली रिवॉर्ड कर रहे थे। एक्चुअली। तो जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट आप जब देख रहे हो 2 साल या 3 साल, तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट रिस्क रिवॉर्ड में पेंडुलम में एग्जैक्टली अपोजिट था। और उसका भी रीजन है, वही रीजन है कि आपको जैसे जैसे वो अर्निंग्स वहां पे भी आई है और वैल्यूएशन वहां पे बहुत सस्ते थे स्टार्टिंग में 19-20 में, तो वहां पे ज्यादा रिवॉर्ड हुआ है और यहाँ पे इक्वली रिवॉर्ड नहीं किया है इन्वेस्टर्स ने। ओके तो जैसे जनरली हम लोग देखते हैं, जब मार्केट की डेटा पढ़िए, हिस्ट्री, तो एवरेज हर 3 साल में मार्केट को बड़ा एक मूव मिलता है और एवरेज रिटर्न 15-18% करना पड़ता है। अब चूंकि पिछले 3 साल से हुआ ही नहीं इसमें, तो क्या ये एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए कि अगले 1-2 साल में बहुत बड़ी रैली लार्ज कैप में आ सकती है जो एवरेज आउट करेगी पिछले 3 साल को? वैसे तो कॉल आउट नहीं कर सकते हैं क्योंकि मार्केट इज मार्केट, यू नेवर नो व्हेन इट विल रिवॉर्ड। बट आपको सिर्फ कंसिस्टेंटली ये देखना चाहिए कि आपका बेसिकली मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहाँ पे बढ़ रहा है। जनरली हमारा एक्सपीरियंस है और लास्ट 10-12 साल में, जब से एटलीस्ट मैं फंड मैनेज कर रहा हूँ 12 साल से, मैंने देखा है कि हमेशा मार्केट काफी बार एक साइड चला जाता है। जैसे ये चीजें जस्ट आप लास्ट 5-7 साल देख लो तो ये तीसरी बार हो रहा है कि इधर मिड कैप स्मॉल कैप में लोग बहुत दुखी हो जाते हैं या बहुत बेसिकली इग्नोरेंस में चले जाते हैं। जो सिचुएशन था वही चीज बेसिकली मिड 16 में लार्ज कैप्स में थी और वापस आज वही चीज लार्ज कैप में है। तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट बहुत अच्छा है, वो आपको पता है। अभी वो मार्केट 6 महीने में रिवॉर्ड करेगा, 1 साल में रिवॉर्ड करेगा। मेरा ये व्यू है कि आप यहाँ से 3 साल का व्यू लो तो शायद आपका रिस्क रिवॉर्ड इस कैटेगरी में अच्छा रहेगा। दैट इज द मूड पॉइंट दैट वी आर मेकिंग। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। चलिए यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ सेक्टर्स पे बात करेंगे कि वहाँ पे किस तरीके का वो वेटेज लेके चल रहे हैं। बातचीत करेंगे ब्रेक के बाद। एक बार फिर से स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। और आज हम बातचीत कर रहे हैं केनरा रोबेको के फंड के बारे में और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ब्लू चिप फंड है, लेकिन इसकी स्ट्रेटजी में क्या बदलाव किए जा रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि कैपिटल गुड सेक्टर एक है जिसमें मैंने देखा कि इस क्वार्टर में रिजल्ट सबके बड़े धांसू हैं, चाहे जिस तरह की कंपनी, छोटी बड़ी मझोली, सब में बढ़िया नंबर है। आप लोग उसमें कम वेटेज रख रहे हैं, रीजन? कैपेक्स की बड़ी स्टोरी तो उसमें है। बेसिकली कैटेगरी के हिसाब से होता है कौन सा फंड। हम लोग सिंस ब्लू चिप की बात कर रहे हैं, जो लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड है, वहां पे जो इंडस्ट्रियल्स है उसमें सभी क्लासीफाई होता है। जैसे डिफेंस नाम है, आपका लार्जेस्ट इंजीनियरिंग प्लेयर है इस पोर्टफोलियो में, आपका लार्जेस्ट एमएनसीज है इंजीनियरिंग में के, वो सब इस पोर्टफोलियो में प्रेजेंट है। तो वो तो कैटेगरी के हिसाब से होता है। जब हाँ आप डोमेस्टिक, हम लोग उसको ऐसा देख रहे हैं कि पोर्टफोलियो में आपको कि किस तरीके से आपको कौन सा पार्ट ऑफ इकोनॉमी में आपको लग रहा है कि जनरली अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं या जब जनरली अच्छा अर्निंग्स आ रहा है। तो आप अगर वो देखो, तो आप अगर पोर्टफोलियो में कंबाइंड वेट देखो तो फाइनेंशियल्स हो गया, इंडस्ट्रियल्स हो गया, सीमेंट हो गया, डोमेस्टिक हॉस्पिटल्स, होटल्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में कुछ रिटेल नाम है, ऑटो है, ये आप अगर जब क्लब करोगे तो इनमें सभी कैटेगरीज में रिजल्ट्स अच्छा है। कुछ कैटेगरीज में स्टॉक ने अच्छा किया है, कुछ कैटेगरीज में नहीं किया है, बट इस सभी कैटेगरीज में जो डोमेस्टिक सिक्लिकल पार्ट है इकोनॉमी का,
वहां पे जनरली अर्निंग्स प्रोफाइल काफी अच्छा है, और आप अगर वो पोर्टफोलियो में ये सब सेक्टर्स देखो तो ये पुट टुगेदर ये सब सेक्टर्स अच्छा खासा ओवरवेट है। ओके। अच्छा, एनर्जी सेक्टर में मुझे थोड़ा समझाइए सर। एनर्जी का बास्केट काफ़ी बड़ा हो गया इस बार। उसमें बहुत सारी लार्ज कंपनीज भी हैं, फॉसिल फ्यूल वाली भी, अब कुछ उसमें से उन्हीं में से कुछ लोग रिन्यू में भी काफ़ी कर रहे हैं। क्या ये एक बदलती हुई स्टोरी है जिसको प्ले करने के लिए कुछ और एडिशंस इसमें किए जाने चाहिए, जैसे कि वो कैपिटल गुड्स भी हो सकता है इसमें, जिसको क्लब करके इस सेक्टर को देखना चाहिए? श्योर। तो एनर्जी में इंडिया में एक्चुअली आप देखो, पर्टिकुलरली फ्रॉम अ लार्ज कैप फंड्स पर्सपेक्टिव, तो आपके पास लिमिटेड चॉइसेस है। अगर आप वैल्यू चेन देखिए तो आपके पास है लार्जेस्ट रिफाइनिंग कंपनीज जो OMCs है, आपके पास है बेसिकली लार्जेस्ट कॉन्ग्लोमरेट इन इंडिया विच इज इन एनर्जी बास्केट, और आपके पास है अपस्ट्रीम कंपनीज। जनरली हमारा ये एक्सपीरियंस है कि इस सेक्टर में बेसिकली आपका पूरा कमोडिटी नेचर है, तो आपका कमोडिटी प्राइसेस कहाँ पे रहेगा, क्या होगा, उसके हिसाब से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी अप डाउन मूव होती है, और सिग्निफिकेंटली अप डाउन मूव होती है। ऑल्सो ये सेक्टर है जहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसी सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करती है कि किस तरीके से कंपनीज का प्रॉफिटेबिलिटी ओवर पीरियड ऑफ टाइम चेंज होगा। तो गिवन दिस नेचर ऑफ दिस सेक्टर, ये भी रीजन है कि इस सेक्टर में आप अगर देखोगे तो इस पोर्टफोलियो में एक ही पोजीशन है जो आप नाम देख सकते हो। हमें तो अलाउड नहीं है नाम लेना पोर्टफोलियो में का, बट वो एक ही नाम के मैं थ्रू हम ये लोग प्ले कर सवाल रहे हैं जहाँ पे आपको श्रीधर जी, मैं ये सवाल रिफाइनिंग को भी मिलता है। इसलिए इम्पोर्टेंट कह रहा था मैं। देखिए, फॉसिल फ्यूल है इसमें, थर्मल्स हैं इसमें, रिन्यूएबल्स हैं इसमें, और एक बड़ा ट्रांजिशनल चेंज इसमें हम लोग देख रहे हैं। कैसे कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट लेके आई गवर्नमेंट, उसमें उसने बहुत सारे ऐसे चेंजेस किए हैं जिससे इस पूरे सेक्टर की दशा बदल रही है। 3 लेवल के जो चेंज किए गए उसमें 2 तो इतने ज़बरदस्त हो गए हैं कि कुछ कंपनियों में तो मतलब रिकॉर्ड तोड़ तेज़ी हो गई है। जो थर्ड पार्ट है जो कि कंज्यूमर से डायरेक्टली रिलेटेड, उसमें अब काम शुरू हुआ है। तो मैंने इसीलिए क्वेश्चन पूछा था कि इसमें आपको शायद सब क्लब करना पड़े, कि हो सकता है कोई पावर सेक्टर के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी को भी आपको पावर सेक्टर की कंपनी मानना पड़ेगा। उस टाइप से करोगे, एक बड़ा सेक्टर बन रहा है ये। इसीलिए अगर आप देखोगे तो पोर्टफोलियो में एक पावर फिनांस कंपनी हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है लास्ट क्वार्टर में, जो बेसिकली पावर कंपनीज को, रिन्यूएबल कंपनीज को और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को फंडिंग करता है, जिसका फंडिंग कॉस्ट लोअर है। और दूसरा एक यूटिलिटी है जिसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है। हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि आप अनाउंस कुछ भी कीजिए, बट आपका एग्जीक्यूशन और आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी आपकी बोरोइंग कैपेसिटी और आपका बोरोइंग कॉस्ट, ये सबसे कम होना पड़ता है आपको अच्छे तरीके से वो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, बिकॉज अल्टीमेटली इंफ्रा प्रोजेक्ट्स है, पावर प्रोजेक्ट्स भी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स है, रिन्यूएबल भी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स है, ये एग्जीक्यूट करके उसमें पैसा बनाने के लिए ओवर पीरियड ऑफ टाइम। और इसीलिए हम लोगों ने एक थर्मल पावर कंपनी है जो एग्जिस्टिंग थर्मल पावर है, बट जो आके जाके इंक्रीमेंटली रिन्यूअल कर रहा है, उसके थ्रू ये ट्रांजिशन प्ले कर रहे हैं। और दूसरा है एक फिनांस कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर फिनांस कंपनी है, जो पावर को भी फिनांस कर रहा है, रिन्यूएबल को भी फिनांस कर रहा है, और जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को भी फिनांस कर रहा है, जहाँ पे जनरली एक्टिविटी लेवल काफी अच्छा रहने का बेसिकली अंदेशा है। ऑफ कोर्स उसमें थोड़ा सा पोस्ट इलेक्शन पॉलिटिकल इवेंट प्ले होने का भी जरूरी है फॉर दोज थीसिसेस टू कंटिन्यू। बड़ा अच्छा सवाल आप ले आए। ये जो पॉलिटिक्स है ना, ये फादर ऑफ ऑल साइंसेज है, यही तय करता है कि देश कैसे चलेगा। अब एक बड़े इवेंट खड़े हैं सामने, 2 इलेक्शंस होने की, स्टेट इलेक्शंस, उसके बाद फिर यूनियन इलेक्शन के, विद इन 6 मंथ ये सारे कुछ होने हैं। मार्केट इसको कैसे देख रहा है? आप लोग फंड मैनेजर हैं, तो एक चूंकि इतना बड़ा इवेंट है ये देशव्यापी, कि उसको ज़रूर आप लोग अपनी स्ट्रैटेजी में शामिल करते होंगे, या उसको डिस्काउंटिंग देते होंगे, या उस पर विचार करते होंगे। क्या लग रहा है आपको कि ये जो पॉलिटिकल इवेंट आ रहा है, इसको मार्केट कैसे ले रहा है? जनरली अभी तो ऐसा ही लग रहा है कि ये पॉलिटिकल इवेंट एटलीस्ट मार्केट हिस्टोरी को आज इसको ऐसे ले रहा है कि पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट सेम कंटिन्यू रहेगा एट द सेंट्रल लेवल, और इसके लिए लोग जनरली मार्केट में काफी सारा ऐसा कोई रिस्क इसका फैक्टर्ड ही नहीं है। ऑफ कोर्स अगर आउटकम ऑड आया
फॉर वॉट एवर रीजन, तो आई डोंट थिंक दैट इज प्राइस्ड इन मार्केट टुडे। तो यू मीन टू से कि जो स्टेट और सेंटर है दोनों अभी पूरी तरीके से डिस्काउंटेड नहीं है, या डिस्काउंटेड है तो बहुत जो पॉपुलर थीम है उस पर डिस्काउंटेड है? आई थिंक स्टेट गवर्नमेंट को एटलीस्ट जो मार्केट में इन्वेस्टर्स है वो लोग उतना भाव नहीं वेटेज देते। नहीं दे रहे, क्योंकि लास्ट बार भी 2019 में भी स्टेट इलेक्शंस एग्जिस्टिंग एस्टेब्लिशमेंट हैजंट डन, उतना अच्छा नहीं किया था उन्होंने, फिर भी सेंटर में वही एस्टेब्लिशमेंट वापस आया। और इसीलिए इन्वेस्टर का जनरली ये थॉट प्रोसेस है कि भाई जो वोटर है वो स्टेट इलेक्शंस को और सेंट्रल इलेक्शन को बड़ा अलग तरीके से देख रहा है, किस पार्टी को वोट कर रहे हैं। सो गिवन दैट बेस केस, एटलीस्ट मार्केट आज ये अज्यूम कर रहा है एंड विच टू आल्सो लुक्स राइट कि सेंटर में तो सेम गवर्नमेंट कंटिन्यू करेगा मोस्ट लाइकली, बट उसमें अगर किसी भी तरीके से अगर सरप्राइज आया तो बड़ा सरप्राइज होगा मार्केट के लिए। आई डोंट थिंक कि दैट इज प्राइस्ड इन एनीवेयर। ओके, ये इंटरेस्टिंग बात आपने बताई कि पॉपुलर जो थीम है सेंटर के लिए वो अभी पूरी तरीके से मान के चल रहा है कि सिटिंग गवर्नमेंट ही कंटिन्यू करेगी। स्टेट का रिजल्ट किधर भी हो जाए उससे बहुत ज़्यादा मार्केट चिंतित नहीं होता, क्योंकि जो बिग पॉलिसीज़ हैं वो कंटिन्यू होनी चाहिए, वहाँ किसी तरीके का रिस्क अभी डिस्काउंटेड नहीं है यहाँ पे, ये आप कहना चाह रहे हैं, राइट सर? यस, करेक्ट। ओके, लास्ट क्वेश्चन एक, इसके अलावा क्या आप किसी और तरीके का रिस्क मार्केट के लिए देखते हैं जो नेक्स्ट 5, 6, 8 मंथ में आ सकता है? लाइक क्रूड हो सकता है, जियोपॉलिटिकल हो सकता है, जिससे थोड़ा सा चिंता हो? आई थिंक दूसरा दो रिस्क यही है जो एक्सटर्नल है, इसलिए मार्केट उतना वरीड नहीं है एटलीस्ट डोमेस्टिकली उसके लिए। एक तो जियोपॉलिटिक्स है, क्योंकि ये बड़ा इवेंट है जिसको हम लोग 15-20 दिन में भूल गए हैं। अगर ये किसी भी रीजन की वजह से एस्केलेट होके ईरान या अदर लार्ज कंट्रीज गेट इन्वॉल्व, आई थिंक आपका एनर्जी प्राइसेस बहुत ज़्यादा स्पाइक करेगा। तो वो एक रिस्क है मेरे हिसाब से, जिसको मार्केट बेसिकली आज बिल्कुल भी डिस्काउंट नहीं कर रहा है डोमेस्टिकली। दूसरा ये है कि आपका क्या होता है ना, आप अगर बड़ा थोड़ा लंबा पीरियड सोचो तो लास्ट 2-3 साल डिस्पाइट कोविड दुनिया में तेजी आया है, क्योंकि डेवलप मार्केट्स ने बहुत ज़्यादा पैसा इकोनॉमी में फेंका है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया है। अभी अगला 2-3 साल वो लोग रिवर्सल मोड में रहेंगे, दोनों भी। आपका फिस्कल डेफिसिट वो कम करने का ट्राई करेंगे और आपका मॉनेटरी भी वो कट कर सकते हैं, बहुत धीरे धीरे करेंगे। तो ऐसा कुछ जीरो इंटरेस्ट रेट्स नहीं होने वाले जल्दी से, अनलेस कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाए। तो ये जो एक बड़ा शिफ्ट है जो धीरे धीरे हो रहा है, उसको मार्केट इग्नोर कर रहा है ग्रोथ पर्सपेक्टिव से। क्योंकि इसमें क्या होगा कि आप अगर पूरा लास्ट 3 साल देख लो तो पूरा कोविड हो गया, बट आपका डेवलप मार्केट्स, इमर्जिंग मार्केट्स, किसी में भी बड़ा ग्रोथ इंपैक्ट नहीं आया। उसका रीजन था कि यूएस जैसा इकोनॉमी है या यूरोप जैसा इकोनॉमी है, इन लोगों ने बहुत ज्यादा पैसा इकोनॉमी में खर्च किया फिस्कल सपोर्ट में। वो फिस्कल सपोर्ट रिवर्सल होगा अगले 2-3 साल, तो उसका धीरे धीरे करके आपका ग्रोथ रेट्स पे इम्पैक्ट दिखेगा हर जगह पे जी। अभी हमारे लिए यही अच्छा है इंडिया के लिए कि हमारा एक्सपोर्ट्स उतना बड़ा कंपोनेंट नहीं है एज कम्पेयर टू काफी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी जो है, उनको काफी उसका प्रेशर आएगा मेरे हिसाब से 2-3 साल। करेक्ट। तो ये एक थी रिस्क है कि ग्रोथ ग्लोबली मॉडरेट रहेगा या स्लो डाउन करता रहेगा। जी, तो ये थी बातचीत श्रीदत्त जी से, जिन्होंने विस्तार से समझाया कि जो अपना फंड है उनका उसको किस तरह से मैनेज करके चल रहे हैं और क्या क्या चीज़ें वो डिस्काउंटें अभी दे रहे हैं। श्रीदत्त जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से बातचीत करने के लिए। तो केनरा रोबेको का ये फंड अगर आपको ठीक लगता है और आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते एक नए फंड और एक नए फंड मैनेजर से आपकी मुलाकात कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।